जंगल में गौरी कवि का एक बागीचा था। वो बहुत ही हरा भरा था। हर तरफ घने पेड़, हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल थे। गौरी अपने बागीचे का अच्छे से ख्याल रखती थी। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी जिसका नाम था स्वीटो बकरी। रानो चिड़िया हर रोज अपनी बकरी के लिए हरी हरी घास और पानी लेकर आती थी। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता हरी घास की कमी होती जा रही थी, इसलिए रानो चिड़िया को जैसी भी सूखी घास मिलती थी वो वही अपनी बकरी के लिए ले आती थी। स्वीटो बकरी भी वो सूखी घास खा खा कर थक गई थी। उसका मन करता था कि वो हरे भरे पौधे खाए। सुबह सुबह गौरी कवि एक बड़ा सा पानी का पाइप लेकर अपने बागीचे में आती है और पौधों को पानी देना शुरू करती है। गौरी साथ साथ गीत गाती है। ठंडे ठंडे पानी से पौधों को नहाना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी नहाना चाहिए, कितना सुंदर है मेरा बागीचा। बुलबुल गौरी के पास आती है। गौरी बहन, मुझे कुछ फूल चाहिए, मैंने जाकर फूलों का रस बनाना है। अच्छा, कितने फूल लेने हैं? 3-4 दे दो। निकालो जल्दी से 1000 रुपए। 1000 रुपए? किस चीज के? मैंने तो बस तुमसे 4 फूल मांगे हैं। मेरे बागीचे के 4 फूल भी तुमसे महंगे हैं। पैसे दो और फूल ले लो, वरना यहाँ से जल्दी बनो। अजीब सरफिरी सी कफी हो तुम, अपना इलाज करवाओ जाकर। मोटी बुलबुल, अपनी चोंच बंद कर और निकल जा यहाँ से। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गौरी फिर से पाइप उठाती है और पौधों को पानी देने लगती है। पानी देने के बाद गौरी कवि वापस घर चली जाती है। रानो चिड़िया बाजार सब्जियां लेने गई हुई थी। आज वो अपनी बकरी की रस्सी को कसकर बांधना भूल गई थी। बकरी थोड़ा सा आगे होती है और रस्सी खुल जाती है। बकरी वहाँ से चल पड़ती है। स्वीटो बकरी चलती चलती गौरी कवि के बागीचे में पहुँच जाती है। गौरी के बागीचे में हरी भरी घास और पौधे देखकर बकरी के मुंह में पानी आ जाता है। बकरी पौधे खाना शुरू करती है। वो जी भरकर घास और पौधे खाती है और फिर वापस चल पड़ती है और फिर से छपरे के नीचे आकर बैठ जाती है। गौरी कवि थोड़ी देर बाद अपने बागीचे में आती है। अपने बागीचे की ये हालत देखकर गौरी कवि तो हैरान हो जाती है। उसके कई पौधे गायब थे, फूल आसपास बिखरे पड़े थे। हाय रे मेरे पौधे कहाँ चले गए? कौन चुरा कर ले गया मेरे पौधों को? इतनी मुश्किल से उगाया था मैंने अपना बागीचा, सारे का सारा बागीचा ही खराब कर दिया किसी ने। हाय जरूर वो मोटी बुलबुल, उसी ने ही मुझसे बदला लिया है। गौरी कवि गुस्से में बुलबुल के पास जाती है। रुक मोटी, इधर ही रुक। अब क्या हो गया है गौरी? मेरे पौधे चुराती हो? मैंने तुमसे अपने फूलों के पैसे मांगे और तुमने मेरा बागीचा ही खराब कर दिया। नहीं गौरी, क्यों इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं तो उसके बाद तुम्हारे बागीचे में गई भी नहीं। ज्यादा नाटक मत कर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरा दिमाग मत चाटो, खुद तो पागल हो ही, मुझे भी करोगी? मैंने कुछ नहीं किया, जाओ जो करना है कर लो। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। गौरी कवि वहीं उदास बैठी रहती है। रानो चिड़िया वहाँ से अपनी सब्जियों की टोकरी उठाकर गुजरती है। वो गौरी को उदास देखकर वहाँ आती है। गौरी बहन, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? रानो, मेरे सारे पौधे किसी ने चुरा लिए। इतनी मुश्किल से उगाए थे मैंने, अब कुछ फूल भी गायब हैं और कुछ पौधे भी। चिंता मत करो, जो भी चोर होगा जल्द ही पकड़ा जाएगा। रानो गौरी को तसल्ली देकर वहाँ से उड़ती है। रास्ते में रानो चिड़िया को घास दिखती है। रानो चिड़िया वो घास काटती है और अपने घर ले जाती है। स्वीटो बकरी, ये लो, ये घास खा लो, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। लेकिन स्वीटो बकरी तो पहले ही गौरी के आधे पौधे खा चुकी थी। अब उसे भला कहाँ भूख थी? क्या हुआ स्वीटो, आप घास क्यों नहीं खा रही? वो मुझे अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। सुबह का आपने कुछ भी नहीं खाया और अभी भी भूख नहीं है, अजीब बात है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है, सब्जियां निकालती है, उन्हें धोती है और काटती है और रसोई में जाकर सब्जी बनाना शुरू करती है। रात हो जाती है। स्वीटो बकरी को फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है। फिर से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस सूखी घास खाने में
वो मजा कहाँ जो उस बागीचे के पौधे खाने में आता है। वो पौधे तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा सोचकर स्वीटो बकरी फिर से छपरे से निकलती है और गौरी कवि के बागीचे की तरफ जाती है और बागीचे में जाकर पौधे खाना शुरू करती है। जब स्वीटो का पेट भर जाता है तो वो फिर से वापस आ जाती है और छपरे के नीचे आकर सो जाती है। अगली सुबह रानो चिड़िया जब बकरी के पास आती है, घास तो वैसे की वैसे ही पड़ी थी। क्या बात है स्वीटो बकरी, आपने घास क्यों नहीं खाई? मालकिन, मुझे कल से भूख ही नहीं लगी, पेट भरा भरा सा लग रहा है। कहीं आप बीमार तो नहीं होगी? मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अगर आप ऐसे ही भूखी रही तो बीमार पड़ जाओगी और कमजोर हो जाओगी। ऐसे स्वीटो बकरी फिर से अपनी मालकिन से झूठ बोल देती। जब गौरी अपने बागीचे में जाती है तो वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, आज फिर से आधे पौधे गायब हैं। ये कौन है जो मुझसे मेरे पौधे छीन छीन कर दुश्मनी निकाल रहा है? लूसी कबूतरी का घर बगीचे के पास ही था। गौरी कवि लूसी के पास जाती है। गौरी बहन, क्या बात है, इतनी सुबह सुबह आ गई? लूसी, मुझे सच बताओ, तुमने कल शाम को किसी पक्षी को मेरे बागीचे में आते हुए देखा है? क्यों गौरी, क्या हुआ? आधे पौधे कल गायब थे, आधे आज गायब हैं। पता नहीं कौन आता है। नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। सच सच बताओ, कहीं तुम ही तो कोई शरारत नहीं कर रही मेरे साथ? मुझे भला क्या जरूरत है ये काम करने की? एक तो मुझसे पूछने आई हो और ऊपर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। आज रात मैं खुद ही अपने बागीचे की रखवाली करूंगी, फिर देखती हूँ कौन आता है। छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमबख्त चोर को। गौरी कवि अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपने घर के काम करती है। इसी तरह रात हो जाती है। गौरी कवि अपने बागीचे में एक तरफ घास में जाकर छुप जाती है। फिर से भूख लगने लग गई है, बस आज की रात चली जाऊं पौधे खाने, फिर अपनी मालकिन को बता दूंगी, वरना अगर बाद में मालकिन को पता चला तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगी। स्वीटो बकरी छपरे से निकलती है और बागीचे में जाती है। वो जाकर एक पौधे को खाना शुरू करती है। गौरी कवि पीछे से जाती है और जोर से डंडा बकरी के पीछे मारती है। तुम हो चोरनी बकरी, आकर मेरे पौधे खा जाती हो। तुम तो रानो चिड़िया की बकरी हो। वो रानो चिड़िया तुम्हें जानबूझकर खुला छोड़ देती है ताकि तुम ऐसे ही जा जाकर दूसरों के पौधे खाती फिरो। मुझसे गलती हो गई, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगी। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तू आएगी कैसे? तुझे तो मैं अब अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अपना सारा नुकसान पूरा करूंगी तुमसे। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। चुपचाप मेरे साथ चल, अब तुझे बेचकर ही अपना नुकसान पूरा करूंगी और नए पौधे लगाऊंगी। गौरी कवि बकरी को रस्सी से पकड़ती है और खींचकर अपने साथ ले जाती है और जाकर अपने घर के पीछे बांध देती है और बकरी के मुंह पर पट्टी बांध देती है। अब देखना कल मैं तेरे साथ क्या करूंगी। मैं गौरी हूँ गौरी, अपना बदला लिए बिना किसी को छोड़ती नहीं। बकरी रोने लग जाती है और गौरी आराम से जाकर अपने घर सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बारिशें ना होने के कारण जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए आज सभी पक्षियों ने परावास करने का फैसला कर लिया था। तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, उसकी बेटी, कौवी, कौवा और दूसरे पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब अपना जंगल छोड़ने के कारण उदास तो थे, मगर वो एक नया जंगल, एक नई दुनिया देखने जा रहे थे, इसलिए उनके दिल में इस बात की खुशी भी थी। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। सब पक्षी अपना अपना घोंसला बनाने के लिए अपने अपने पेड़ की खोज में थे। तोते ने तो अपने लिए एक अमरूद का पेड़ ढूंढ लिया था। कबूतर और कबूतरी ने भी एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया की नजर एक पपीते के पेड़ पर जाती है और वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ सुरक्षित भी है और इस पर पपीते भी लगे हुए हैं। यहाँ हम आराम से गर्मियों का मौसम गुजार सकेंगे। मम्मा, मैं अपने पेड़ को पानी भी दिया करूँगी।
कौवे थे तो उनके साथी, मगर थे बहुत बुरे। चिड़िया को वहाँ बैठा हुआ देखकर आ जाते हैं। कालू जी, मुझे तो यही पेड़ पसंद है। नहीं नहीं गोरी बहन, इस पेड़ पर तो मैं पहले आकर बैठी हूँ। इस पर मैं अपना घर बनाऊंगी। चिड़िया, तुम्हें मेरा अच्छे से पता है, सीधे से यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मुझे मार कर तुम्हें यहाँ से भगाना पड़े। बेचारी चिड़िया कमजोर थी, वो कौवे से लड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। पास ही चिड़िया को एक आम का पेड़ नजर आता है। वो पेड़ इतना हरा भरा तो ना था, मगर फिर भी चिड़िया उस पेड़ पर जाती है। मम्मा, ये पेड़ तो सूखा हुआ है। बेटी, इस पेड़ पर किसी का घर नहीं है, इसलिए ये सूखा हुआ है। हम इस पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और इसकी अच्छे से सेवा करेंगे, फिर ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। फिर वो सब अपने अपने पेड़ों पर अपना अपना घर बना लेते हैं। कबूतर, ये जंगल बहुत सुंदर है और यहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे तोता भी अपने घोंसले में खुशी खुशी बैठा हुआ था। रात होने से पहले पहले चिड़िया और उसकी बेटी ने भी अपना घर बना लिया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी नदी पर जाती हैं। वो नदी से ठंडा ठंडा पानी पीती हैं और थोड़ा सा पानी अपने आम के पेड़ के लिए भी ले लेती हैं। चिड़िया जैसे ही पानी आम के पेड़ को देती है तो वो पेड़ बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मैं सूखा हुआ जरूर हूँ, मगर आज तक किसी ने मुझे पानी नहीं दिया। अगर आप ऐसे ही मेरी सेवा करोगी तो मैं भी आपको मीठे मीठे आम दूंगा। फिर ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर आम भी लग जाते हैं, मगर आम अभी कच्चे थे। पड़ोसी कौवों ने अपने पेड़ से सारे पपीते तोड़कर खा लिए थे और अब उनकी नजर चिड़िया के आम के पेड़ पर थी। गोरी, चिड़िया का सूखा पेड़ हरा भरा हो गया है और उस पर बहुत सारे आम भी लग गए हैं। अब चिड़िया खाएगी मीठे मीठे आम। ये नहीं हो सकता, वो मीठे आम तो मैं ही खाऊंगी। जो भी हो, मैं चिड़िया को वहाँ से भगा दूंगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? तुमने क्या सोच लिया कि ये पेड़ अब तुम्हारा हुआ? जब पिछली बार हम इस जंगल में आए थे तो इस पेड़ पर हमारा घर था। आंटी, हमने बहुत मुश्किल से इस पेड़ को हरा भरा किया है। हम इसे नदी से पानी ला ला कर डालते थे। छोटी बच्ची, तुम चुप कर जाओ, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब जो भी हो, मैं ये पेड़ आपको नहीं दूंगी, मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। तो फिर देखते हैं तुम कैसे मीठे मीठे आम खाती हो। गुस्से में गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से की आग में जल रही थी। सारी रात वो सो नहीं पाती और फिर आधी रात कौवी कालू से कहती है, कालू, अगर वो मीठे आम मैं नहीं खाऊंगी तो मैं चिड़िया को भी नहीं खाने दूंगी। तो फिर चलो हम सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे गिरा देते हैं और फिर सुबह रोएगी छोटी चिड़िया। मेरा सुंदर पति मेरी हर बात मान लेता है। फिर वो दोनों कौवे अपने घर से निकलते हैं। रात का अंधेरा था, सब सोए हुए थे। कौवा और कौवी चिड़िया के पेड़ से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराना शुरू करते हैं और फिर एक एक करके वो सारा पेड़ खाली कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो वो अपने पेड़ के सारे आम नीचे गिरे देखकर रोती हुई अपनी बेटी को बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी आओ, हम लुट गए, बहुत बुरा हुआ।
गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, ये सब कैसे हो सकता है? रात को ना तो आंधी आई और ना ही तूफान, फिर कैसे हमारे सारे आम टूट गए? वो माँ बेटी बहुत दुखी हो जाती हैं। वो रो रही थीं कि कौवा और कौवी वहाँ आकर हंसने लग जाते हैं। खा लो चिड़िया, मीठे मीठे आम खा लो। अरे ये क्या हुआ? चिड़िया का मीठे आम खाने का सपना तो टूट गया। बेचारी के सारे ही आम टूट कर गिर गए। ऐसे चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा चुप कर जाए मम्मा, मुझे एक उपाय आया है। आप यहीं बैठे, मैं अभी नानो को बुला कर लाती हूँ। मगर क्यों बेटी? मम्मा, आप ये सारे कच्चे आम इकट्ठे करके घर में रखें, मैं वापस आकर आपको सब बताती हूँ। फिर गुड़िया अपनी नानो को बुलाने चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ती है। नानो जल्दी चलें, आप मेरे साथ हमारे घर चलें। मगर बेटी क्या हुआ है, कुछ बताओ तो। नानो, किसी ने हमारे सारे कच्चे आम तोड़कर गिरा दिए हैं और मुझे मम्मा ने बताया था कि आप कच्चे आमों का अचार बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं और जैम भी। फिर गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। रानो बेटी चिंता ना करो, आप देखना हम इन कच्चे आमों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे। फिर गुड़िया की नानो उन आमों में से आधे आम काटकर उनका अचार बना लेती है और बाकी का जैम। गुड़िया और उसकी मम्मा अपना अचार और जैम जंगल के बाजार में जाकर बेच देती हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। उनके पास इतने सारे पैसे देखकर कौवी और कौवा हैरान हो जाते हैं। आंटी कौवी और अंकल कौवे अगर ज्ञान से काम लें तो हम किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जितने चाहें पके हुए आम लेकर खा सकते हैं। कौवा और कौवी शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। मान गई मैं, मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए। रानो चिड़िया के पति मानो चिड़ा 1 महीना पहले गुजर चुके थे। तब से सारे घर की जिम्मेदारी रानो चिड़िया के पंखों पर आ गई थी। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवी के ढाबे पर काम करना शुरू हो गई थी। रानो चिड़िया, ये लो प्लेटें, मुझे अभी धो कर दो। गोरी मालकिन, अब तो शाम हो गई है, मेरे बच्चे घर भूखे हैं, अब मुझे घर जाने दें। जब ये प्लेटें धोगी तभी कुछ खाने को मिलेगा यहाँ से। अब ज्यादा बातें मत सुनाओ और अपना काम करो। रानो चिड़िया जल्दी से वो प्लेटें धोती है। गोरी मालकिन से थोड़ा सा खाना लेती है और अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? पहले बताओ कौन है, फिर खोलेंगे दरवाजा। बच्चों, मैं हूँ आपकी मम्मा। बच्चे जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। क्या हुआ बच्चों, आज आप मुझसे दरवाजा खोलने से पहले पूछ रहे थे? मम्मा, आज जब आप गई तो पीछे से चील आई थी, उसने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मुझे लगा आप हो, मैं दरवाजा खोलने लगा, लेकिन गुड़िया बहन ने खिड़की से चील को देख लिया, इसीलिए हमने पूछा कि आप कौन हो। हमें लगा कि शायद फिर से वो चील आ गई है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। चील को मेरे घर का पता चल गया है। बच्चों, कल से आप दोनों मेरे साथ ढाबे पर आ जाया करना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। रानो चिड़िया गोरी कौवी से लिया हुआ खाना प्लेट में निकालती है और अपने बच्चों को देती है। बच्चे जल्दी से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो सब सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया गुड़िया और कुकू को भी साथ लेकर ढाबे पर जाती है। रानो, ये अपने बच्चों को उठाकर क्यों ले आई हो? जब बच्चे होते हैं तो फिर काम अच्छा नहीं होता। गोरी मालकिन, आप चिंता मत करें, मेरे बच्चे तंग नहीं करते और मैं अपना काम भी दिल लगा कर करूँगी। अच्छा, फिर आओ और पक्षियों को खाना परोसो। तोता वहाँ आता है। गौरी, जल्दी से हलवा पूरी की प्लेट लगा दो।
जी जी तोते भैया आप बैठे। रानो जल्दी से तोते भैया के लिए हलवा पूरी लेकर आओ। कुकू और गुड़िया जब वहाँ तरह तरह के खाने पड़े हुए देखते हैं तो उन्हें भूख लग जाती है। गुड़िया बहन बहुत जोरों की भूख लग रही है। घर में तो इस समय हमें भूख नहीं लगती, आज यहाँ खाना देखकर भूख लग रही है। हम ऐसा करते हैं कि कोई गेम खेल लेते हैं, ऐसे हमारा ध्यान किसी और तरफ लग जाएगा। नहीं, मुझे अभी कुछ खाना है। रानो चिड़िया तो एक पक्षी के घर खाना देने गई थी। मेज पर तोता बैठा हलवा पूरी खा रहा था। तोते को देखकर कुकू के मुंह में पानी आ जाता है। वो तोते के पास जाता है। अंकल तोते, थोड़ी सी हलवा पूरी मुझे भी दे दे। जाओ जाकर पैसों की ले लो। कालू और गौरी आंटी मेरी मम्मा को सिर्फ रात का भोजन देते हैं, वो हमें इस समय कुछ नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी दुख भरी कहानी क्यों सुना रहे हो? नहीं दूंगा मैं तुम्हें। गंदा तोता, गंदा तोता। तोते को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से कालू और गौरी को आवाज लगाता है। कालू और गौरी, दोबारा मैं तुम्हारे ढाबे पर नहीं आऊंगा। क्या हो गया तोते भैया? ये रानो चिड़िया का बेटा मुझसे आकर खाना मांग रहा था और अब मुझे गंदा गंदा बोल रहा है। तोते भाई तुम बैठकर आराम से खाओ, दोबारा ये बच्चा तुम्हें यहाँ नजर नहीं आएगा। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानो चिड़िया कान खोल कर सुन लो, अगर दोबारा तुम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। ये यहाँ आकर मेरे ग्राहकों को परेशान कर रहा है। ठीक है गौरी मालकिन। रानो चिड़िया फिर से अपने काम पर लग जाती है और जब वो घर जाने से पहले खाना मांगने लगती है तो गौरी कव्वी कहती है, आज तुम्हारे इन बच्चों ने हमें जितना परेशान किया है तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा। रानो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। सॉरी मम्मा, मुझे तोते अंकल से खाना नहीं मांगना चाहिए था। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चों, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकती। मैं जंगल जाती हूँ, शायद कोई मीठा फल मिल जाए। आप पीछे से दरवाजे की अच्छी तरह कुंडी लगा लेना। रानो चिड़िया जंगल की तरफ उड़ जाती है। रानो को एक पक्षी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रानो चिड़िया आवाज़ का पीछा करती है। वहाँ एक फाख्ता जख्मी हालत में लेटी हुई थी। आपको क्या हुआ है? मैं उड़ती उड़ती अचानक नोकीली झाड़ियों से टकरा गई, मेरे पंख घायल हो गए तो मैं यहाँ बैठ गई। अब मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे उठाकर मेरे घर पहुँचा दो। आप मुझे अपने घर का रास्ता बता दें, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को उठाकर उसके घर छोड़ देती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम मुझे रसोई में जाकर कुछ बना दोगी? मेरे पंख इस काबिल नहीं कि मैं कुछ बना सकूं। रानो चिड़िया रसोई में जाती है, उसे वहाँ चावल मिलते हैं। रानो चिड़िया चावल बनाना शुरू करती है और खाना बनाकर बूढ़ी फाख्ता को देती है। बूढ़ी फाख्ता खाना खाती है। बेटी, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। जी माँ जी, लेकिन मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेले ही सारे काम करती हूँ। घर में इतना राशन ही नहीं होता कि मैं खुद बनाकर अपने बच्चों को कुछ खिला सकूँ। बेटी, दूसरे जंगल में मेरी एक बेटी रहती है, उसका एक छोटा सा ढाबा है, तुम वहाँ जाकर खाना बनाने लग जाओ और जो कमाई हो वो तुम दोनों आधी आधी कर लिया करना। लेकिन माँ जी, मैं तो यहाँ रहती हूँ, मेरा घर तो इस जंगल में है, इसकी चिंता तुम मत करो। वहाँ मेरा एक और घर है, तुम वहाँ रह लिया करना और कभी कभी मुझे भी यहाँ आकर अपने हाथ के खाने खिला दिया करना। आपका धन्यवाद, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो और जो दूसरों के साथ भला करता है उसके साथ खुद भी भला होता है। फिर रानो चिड़िया खाना बनाना शुरू करती है। वो छोले भटूरे, बिरयानी, खीर और तरह तरह के खाने बनाती है। रानो चिड़िया के खानों की खुशबुओं से ही पक्षी ढाबे की तरफ खींचे चले आते हैं और ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है। रानो चिड़िया को ढाबे से अच्छा मुनाफा होता है और वो अपने घर में अपने बच्चों के लिए हर तरह का राशन ला कर रखती है और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।